लेसन नंबर 21। अब लेसन नंबर 21 पढ़ना है। भारतीय संविधान एक परिचय तथा संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान एक परिचय तथा संविधान की प्रस्तावना। वरीयता क्रम। वरीयता क्रम या पद। सबसे ऊपर कौन होता है? राष्ट्रपति, उसके नीचे उपराष्ट्रपति, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के नीचे राज्यपाल, और राज्यपाल के नीचे भूतपूर्व राष्ट्रपति होते हैं, और राष्ट्रपति भूतपूर्व राष्ट्रपति के नीचे स्पीकर या सीजीआई होते हैं। सीजीआई के नीचे मंत्री विपक्ष होता है, मंत्री विपक्ष, और उसके बाद भारत रत्न विजेता, उसके बाद जज, यूपीएससी, निर्वाचन, और सीएजी। ईडी प्रवर्तन निदेशालय। ईडी क्या होता है? प्रवर्तन निदेशालय। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। यह गैर कानूनी वित्तीय लेन देन की जांच करता है, विदेशों से आने वाले धन की भी जांच करता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ईडी का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। सीबीआई इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में के संथानम किसके सिफारिश पर? के संथानम के सिफारिश पर हुई थी। प्रारंभ में यह दिल्ली पुलिस की ही शाखा थी। यह भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। सीबीआई भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। सीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में के संथानम के सिफारिश पर हुई थी। किसके सिफारिश पर? के संथानम के सिफारिश पर हुई थी। यह सभी केंद्रीय कर्मचारियों पर नजर रखता है ताकि भ्रष्टाचार में कमी आए। यदि किसी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत करनी हो तो सीबीसी के पास से किया जाता है। इसके आयुक्त के कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक रहता है। अब है राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग। इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसकी लंबाई चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। 3:2 का अनुपात होता है, जिसे पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। इसका निचला भाग हरा होता है और जो हरियाली का प्रतीक है। केसरिया ऊपर रहता है जो बलिदान का प्रतीक है। बीच में सफ़ेद पट्टी जो शांति का प्रतीक है। बीच में 24 तिलियाँ। कितनी तिलियाँ? 24 तिलियाँ का चक्र है जो प्रगति का संकेत है। जो किसका संकेत है? प्रगति का संकेत है। सर्वप्रथम भारत का झंडा भीखा जी कामा के द्वारा 1907 में जर्मनी के स्टुअर्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद की बैठक में हरा, लाल और केसरिया के रूप में तैयार किया गया था। ध्वज नियम के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज दाहिनी तरफ होता है और अन्य ध्वज से ऊपर रहता है। जुलूस लेकर चलने वाला व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज लेकर चलेगा और ध्वज दाहिना कंधे में लेकर चलेगा। ध्वज कहाँ लेकर चलेगा? दाहिना कंधे में लेकर चलेगा। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले ध्वज नहीं फहराया जा सकता है। निजी संस्थानों पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा सकता है। ध्वज का झुका देना राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। ध्वज का झुका देना किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। इसमें फोटो में दिया गया है झुका हुआ राष्ट्रीय शोक, झुका हुआ शोक। उसके बाद है उल्टा संकट का चिन्ह होता है। उल्टा अगर झंडा लटका दिया जाता है तो वह संकट का चिन्ह होगा। राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग पताका के रूप में नहीं हो सकता है। अब है राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम। इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। इसकी रचना किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। यह तत्वबोधिनी कविता का 13वां पंक्तियों वाला भाग है। 13 पंक्तियों वाला भाग है। इसे जन गण मन कहते हैं। इसे 52 सेकंड में गाना होता है। कितने सेकंड में? 52 सेकंड में गाना होता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में 20 सेकंड में भी गाया जाता है। इसे पहली बार 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया, जिसे द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया कहते हैं। 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। अब है राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग। इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया। इसे आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। किस पुस्तक से? आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है, जिसे वंदे मातरम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? वंदे मातरम कहते हैं। इसे पहली बार 1986 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। इसे 65 सेकंड में गाना होता है। कितने सेकंड में? इसे 65 सेकंड में गाना होता है। 24 जनवरी 1950 को भी इसे अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत की 5 पंक्तियों में केवल 2 पंक्ति को ही राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया है। राष्ट्रीय गीत की 5 पंक्तियों में केवल 2 पंक्ति को ही राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया है। अब है राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह नेशनल सिंबल।
भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ का अशोक स्तंभ है, जिसमें 4 शेर है। कितने शेर है? 4 शेर है, किंतु 3 ही दिखाई देते हैं। इसके नीचे एक चक्र बना है, जिसके एक ओर सांड तथा दूसरी ओर घोड़ा है। एक ओर क्या है? सांड तथा दूसरी ओर घोड़ा है। जिसके नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जिसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर प्रारंभ में भारत का पंचांग विक्रम संवत था, किंतु 22 मार्च 1957 को शक संवत को अपना लिया गया। यह चंद्रमा पर आधारित है। यह किस पर आधारित है? यह चंद्रमा पर आधारित है। महीना का नाम चैत्र, मार्च, अप्रैल। चैत्र किसके बीच रहता है? मार्च अप्रैल। अब ज्येष्ठ मई जून, श्रावण जुलाई अगस्त, आश्विन सितंबर अक्टूबर, कार्तिक अक्टूबर नवंबर, मार्गशीर्ष नवंबर दिसंबर, माघ जनवरी फरवरी, बैसाख अप्रैल मई, आषाढ़ जून जुलाई, भाद्रपद अगस्त सितंबर, पौष दिसंबर जनवरी, फागुन फरवरी मार्च। फागुन किसके बीच रहता है? फरवरी मार्च के बीच में। अब भारत का संविधान उद्देश्य का, भारत की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार के। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और 5 प्रकार की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और समता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, जबकि उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संविधान निर्माताओं की मनोभावना, आदर्श, नीति निर्देशक तत्व में दिखते हैं। संविधान निर्माताओं की मनोभावना, आदर्श, नीति निर्देशक तत्व में दिखते हैं। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं। प्रस्तावना को क्या कहते हैं? संविधान की कुंजी कहते हैं। प्रस्तावना में संघ या वयस्क के मताधिकार की चर्चा नहीं है। प्रस्तावना के आधार पर भारतीय नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय। कितने प्रकार के न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर 2 प्रकार की समानता एवं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना 5 प्रकार की स्वतंत्रता भारतीय नागरिक को प्राप्त है। SC सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना को संविधान की भाग मानता है। सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना को संविधान की भाग मानता है और इसे संविधान की आत्मा कहते हैं। किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? तो किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। और किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहते हैं? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुता फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुता फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। बेरुबरी तथा चंपकम दोराई राजन विवाद 1960 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। किस भाग में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो बेरुबरी तथा चंपकम दोराई राजन विवाद में। केशवानंद भारती 1973 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना में अब तक के मात्र 1 बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ है? मात्र अभी तक 1 बार ही संशोधन हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता एवं अखंडता। नोट: धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है सरकार धर्म से दूरी बनाकर रखेगी, जबकि पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है सरकार किसी भी धर्म से भेदभाव नहीं करेंगी। दूसरा है भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। भारत क्या है? पंथ निरपेक्ष देश है, क्योंकि राज्य देश का अपना कोई धर्म नहीं है। राज्य देश के लिए आवश्यक तत्व, राज्य के लिए कितने तत्व जरूरी हैं? 4 तत्व। पहला क्षेत्रफल, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता। ये चारों अगर रहता है तो उसे राज्य कहा जा सकता है। अब है संप्रभुता। संप्रभुता क्या होता है? जब कोई सरकार अपने आंतरिक तथा बाह्य मामले स्वयं ले ले तो
संप्रभुता सरकार कहते हैं। तो संप्रभुत्व सरकार कहते हैं। संप्रभुत्व सरकार पर किसी का नियंत्रण नहीं रहता है। भारत की संप्रभुता जनता के पास है। भारत की संप्रभुता किसके पास है? जनता के पास है। स्वायत्त राज्य या ऑटोनोमस या डोमिनियन स्टेट वैसा क्षेत्र जो किसी देश के अधीन हो किंतु उसे आंशिक के संप्रभुता प्राप्त हो, स्वायत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वायत्त कहलाता है। एग्जाम्पल चीन का तिब्बत तथा हांगकांग, चीन का तिब्बत तथा हांगकांग, डेनमार्क का ग्रीनलैंड। नोट प्रांत का राज्य होता है, प्रांत का राज्य होता है। शासन कितने प्रकार के होते हैं? शासन के प्रकार, शासन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एकात्मक शासन और दूसरा होता है संघात्मक शासन। एकात्मक सरकार में राज्यों को शक्ति नहीं होती है, जैसे ब्रिटेन। संघात्मक में केंद्र और राज्य दोनों की शक्तियाँ होती है, दोनों की शक्तियाँ बराबर होती है, जैसे यूएसए, कनाडा, भारत, पाकिस्तान में संघात्मक शासन प्रणाली है। भारत पूरी तरह एकात्मक ना संघात्मक है। भारत न पूरी तरह एकात्मक है और ना ही संघात्मक है। भारत एक अर्ध संघात्मक है। भारत क्या है? अर्ध संघात्मक है। भारत में अधिकांश गुण संघात्मक के हैं किंतु निम्नलिखित गुण जो एकात्मक के होते हैं। राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है, किंतु इसकी नियुक्ति केंद्र करता है। दूसरा है भारत में नागरिकता केंद्र सरकार देता है जबकि राज्य सरकार केवल आवासीय देती है। तीसरा है संसद द्वारा बनाया गया कानून सभी राज्यों को मानना अनिवार्य है। चौथा है केंद्र को सीएजी सभी राज्यों को लेखाओं की जांच करके देता है। पांचवा है पूरे भारत में एकहरी न्यायपालिका है। पूरे भारत में क्या है? एकहरी न्यायपालिका है। आपातकालीन शक्ति केवल केंद्र की है और आपातकाल के दौरान संविधान एकात्मक हो जाता है। अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 311 में है। अखिल भारतीय सेवा किस अनुच्छेद में है? 311 में है। नीति आयोग तथा योजना आयोग का स्थापना। अब है सरकार के प्रकार। सरकार कितने प्रकार के होते हैं? राजतंत्र मोनार्की, इसमें एक राजा वंशानुगत शासन करता है जो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, अतः वह निरंकुश होता है। अतः वह क्या होता है? निरंकुश होता है, जैसे प्राचीन भारत, अरब, जापान, ब्रिटेन, भूटान etc। दूसरा है तानाशाही डिक्टेटर, इसमें सैनिक का शासन रहता है। इसमें किसका शासन रहता है? सैनिक का शासन रहता है। जो जनरल सत्ता हथिया लेता है जनता का सर्वाधिक अत्याचार तानाशाह में होता है। एग्जाम्पल जैसे पाकिस्तान तानाशाह परवेज मुशर्रफ, इराक सद्दाम हुसैन, सीरिया बशर अल अम्द, यमन शेख अब्दुल्ला सालेह, मिस्र हैसनी मुबारक, कोरिया किंग जोम और जर्मनी में हिटलर। साम्यवादी कम्युनिस्ट, साम्यवादी क्या होता है? इसमें एक ही पार्टी का शासन होता है। इसमें कठोर नियम बनाए जाते हैं, जैसे चीन में है, भूतपूर्व सोवियत संघ इत्यादि। गणराज्य रिपब्लिक, इसमें राष्ट्र के प्रमुख का निर्वाचित होता है। इसमें राष्ट्र के प्रमुख का निर्वाचन होता है, जैसे भारत के राष्ट्रपति। अब है लोकतंत्र जनता गणतंत्र डेमोक्रेसी, जहां शासन के प्रमुख का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करे। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के विषय में कहा कि यह जनता की सरकार होती है जो जनता द्वारा चुनी गई होती है और जनता के लिए शासन करती है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या है? यह कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में हो सकता है। इसमें जनता ही नियम बनाती है। स्विट्जरलैंड तथा भारत के ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखा जाता है। कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखा जाता है? स्विट्जरलैंड तथा भारत के ग्राम पंचायत में। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि को समय से पहले वापस बुलाया जा सकता है। अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, यह अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में होता है। यह कहाँ होता है? अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में होता है। इसमें जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि नियम बनाते हैं। इस लोकतंत्र के 2 भागों में बांटते हैं। इस लोकतंत्र को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। पहला है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, इसमें कार्यपालिका का विभाजन नहीं होता है। इसमें औपचारिक तथा वास्तविक दोनों शक्तियां एक ही व्यक्ति के पास होती है। इसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य शक्ति का स्पष्ट विभाजन होता है, जैसे यूएसए के राष्ट्रपति। उदाहरण तौर पर यूएसए के राष्ट्रपति। अब है संसदीय प्रणाली। दूसरा क्या है? संसदीय प्रणाली पार्लियामेंट सिस्टम। इसमें
इसमें कार्यपालिका की शक्ति का विभाजन हो जाता है। वास्तविक शक्ति पीएम को तथा औपचारिक शक्ति राष्ट्रपति को दी जाती है। इसमें कार्यपालिका पर विधायिका को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें कार्यपालिका पर विधायिका को प्राथमिकता दी जाती है, जैसे भारत, पाकिस्तान, यूके, यूनाइटेड किंगडम। अब चार्ट के अनुसार समझते हैं लोकतंत्र डेमोक्रेसी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र पंचायत, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष को 2 भागों में बांटा गया है, अध्यक्षात्मक के और संसदीय। अध्यक्षात्मक में वास्तविक शक्ति और औपचारिक शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, और इसका उदाहरण यूएसए का राष्ट्रपति हो गया। और संसदीय में वास्तविक शक्ति पीएम को होती है और औपचारिक शक्ति राष्ट्रपति को। इंडिया पाकिस्तान में यह व्यवस्था है। नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी जिस व्यवस्था में नौकरशाह अधिकारियों का बोलबाला होता है उसे नौकरशाही कहते हैं। इसे लाल फीताशाही भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लाल फीताशाही भी कहते हैं। इसमें बहुत अधिक विभागीय प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है? बहुत अधिक विभागीय प्रक्रिया होती है। एग्जाम्पल भारत। सरकार के अंग, सरकार के कितने अंग हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला होता है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका और चौथा पत्रकारिता। विधायिका में केंद्र संसद के एमपी और राज्य में विधानमंडल एमएलसी और एमसी। और कार्यपालिका में केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं, मंत्रिपरिषद, सचिव, अधिकारी और कर्मचारी। और राज्य में कौन होता है? यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं होगा, राज्यपाल होगा। राज्य में राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सीपी, सचिव, अधिकारी और कर्मचारी। और न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। पत्रकारिता, मीडिया, एलटी न्यूज, एनडीटीवी, बीबीसी, लॉलन टॉप। विधायिका नियम बनाती है। विधायिका क्या करती है? विधायिका नियम बनाती है। कार्यपालिका उस नियम को लागू करवाती है। न्यायपालिका नियम न मानने वाले को दंडित करती है। मीडिया किसी मुद्दे को राष्ट्रीय पटल पर उजागर करती है। तीसरा, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? मीडिया को, जिसका मुख्य कार्य शासन में आ रही कमी को उजागर करना है तथा सरकार की आलोचना करना। भारतीय संविधान में चौथा स्तंभ प्रेस के लिए एक अनुच्छेद भी नहीं है। भारतीय संविधान में चौथा स्तंभ प्रेस के लिए एक भी अनुच्छेद नहीं है। नोट, सरकार की सफलताओं को गिनवाने के लिए सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय होता है। भारत में अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग है। न्यायपालिका सर्वोच्च तथा स्वतंत्र निकाय है। भारत में एकहरी न्यायपालिका है। भारत में कौन सी न्यायपालिका है? एकहरी न्यायपालिका है। विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़े होते हैं। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। जब कोई मंत्री संसद में बैठता है तो विधायिका का अंग है, किंतु जब वो अपने मंत्रालय में बैठता है तो वह कार्यपालिका का अंग है। विधायिका कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण रखती है। विधायिका क्या करती है? कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण रखती है। यदि कार्यपालिका संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करेगी तो विधायिका उसे हटा सकती है एवं न्यायपालिका दंड दे सकती है। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहला क्या होता है? अस्थायी कार्यपालिका, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। यह सेवानिवृत्त या रिटायरमेंट तक अपने पद पर रहते हैं, जैसे अधिकारी तथा सचिव। ये लोग चयनित सिलेक्टेड होते हैं। यह कैसे होते हैं? सिलेक्टेड होते हैं। सचिव जिस भवन में बैठते हैं उसे सचिवालय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सचिवालय कहते हैं। और यह सचिवालय अध्यक्ष के अधीन रहता है। किसके अधीन रहता है? अध्यक्ष के अधीन रहता है। दूसरा है अस्थायी कार्यपालिका। दूसरा क्या है? अस्थायी कार्यपालिका। इन लोगों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इन लोगों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्षों का होता है। जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री, ईटीसी। ये लोग निर्वाचित इलेक्टेड होते हैं। ये लोग कैसे होते हैं? इलेक्टेड होते हैं। FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। किसी भी घटना को लिखित सूचना जो पुलिस को दी जाती है उसे प्राथमिकी कहते हैं, उसे FIR कहते हैं। केस डायरी। FIR के आधार पर पुलिस जब घटना की जांच करती है और सही तथ्यों को एक जगह इकट्ठा करती है तो उसे केस डायरी कहते हैं। यह बड़ा सबूत होता है। पुलिस रिश्वत लेकर इसी केस डायरी में कम तथ्यों को लिख देती है, जिस कारण केस कमजोर हो जाता है। अब है चार्जशीट आरोप पत्र। इसमें
इसमें आईपीसी की धाराएं लिखी गई रहती है, इसमें आईपीसी की धाराएं लिखी गई रहती है जिस आधार पर मुकदमा चलाया जाता है। चार्जशीट फाइल होने के बाद मुकदमा कोर्ट में चला जाता है। आईपीसी इंडियन पिनल कोड इसे 1861 के अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग के समय लाया गया था। इसमें अपराध की परिभाषा दी गई रहती है, इसमें अपराध की परिभाषा दी गई रहती है। सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर इसमें अपराध के बदले कितना दंड दिया जाएगा इसकी चर्चा रहती है। यह न्यायालय की प्रक्रिया को बताता है। यह किसको बताता है? न्यायालय की प्रक्रिया को बताता है। अब कुछ धारा है, प्रमुख धाराएं। 34 धारा 34 में सामूहिक अपराध किसमें? धारा 34। धारा 201 सबूत मिटाना। धारा 302 हत्या। धारा 304 लापरवाही से हत्या जैसे बोन डैमेज या ब्लड आना। धारा 307 हत्या की कोशिश। धारा 307 में क्या है? हत्या की कोशिश। और धारा 300 में क्या है? हत्या की परिभाषा। धारा 300 में क्या है? हत्या की परिभाषा दिया गया है। अब है 307 हत्या की कोशिश। 309 आत्महत्या की कोशिश। 309 में क्या है? आत्महत्या की कोशिश। 312 में गर्भपात। 315 में आत्महत्या के लिए प्रेरित करना। 365 में अपहरण। 376 में क्या है? रेप है। 376 में रेप है। 376 बी में गैंग रेप है। 376 बी में क्या है? गैंग रेप है। 379 में चोरी। चार कम से व्यक्ति, अगर इसमें 4 कम से व्यक्ति चोरी किया है तो कौन सी धारा लगेगा? 379। अब है 395 धारा 395 डकैती 4 से ज़्यादा व्यक्ति। और 396 डकैती के दौरान हत्या। अब है धारा 415 छल करना। 420 धोखा देना। और उसके बाद है 444 नहीं होगा, यहाँ पे 494 होना चाहिए। 494 में दूसरी विवाह। और धारा 497 व्यभिचार इसे समाप्त कर दिया गया है। यह शादीशुदा महिला के साथ संबंध रखने पर लगाया जाता था। धारा 166 एफआईआर ना लिखने पर इसका प्रयोग पुलिस के विरुद्ध किया जाता है। जब पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है तो दूसरे पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखवाया जाता है, जिसे जीरो एफआईआर कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? जीरो एफआईआर कहते हैं। सीधे डायरेक्ट कोर्ट में भी जाकर एफआईआर लिखवाया जाता है। अब है जमानत बेल। गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति कोर्ट में रिहाई के लिए अपील करता है ताकि वह वकील के माध्यम से केस लड़ सके। जमानत लेने के लिए दो गवाह गारंटर के रूप में तथा कुछ धनराशि सिक्योरिटी के रूप में जमा करना होता है। जघन्य अपराध में जमानत कोर्ट द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। अब है अग्रिम जमानत। अब क्या है? अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल। गिरफ्तारी से पहले ही लिया गया जमानत अग्रिम जमानत कहलाता है। न्यायिक हिरासत जुडिशियल रिमांड। जमानत खारिज होने पर जज व्यक्ति को जेल भेज देते हैं, किंतु न्यायिक हिरासत में पुलिस पूछताछ नहीं कर सकती है। पुलिस रिमांड जेल में बंद व्यक्ति से पूछताछ के लिए कोर्ट की अनुमति से व्यक्ति को 14 दिन के लिए पुलिस को सौंप देते हैं, जिसे पुलिस रिमांड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पुलिस रिमांड कहते हैं। साइबर क्राइम की हत्या धारा 66, 67 ए, 67 बी के तहत जब कोई व्यक्ति किसी फोटो या वीडियो का दुरुपयोग करता है तो इन धाराओं के विरुद्ध उस पर कार्रवाई की जाती है। धारा 144 के तहत व्यक्ति को समूह में इकट्ठा नहीं होने दिया जाता है। अब है पेरोल क्या होता है? जब कोई अपराधी आपराधिक घटनाओं को छोड़कर सुधरना चाहता है तो जेल में उसके रिकॉर्ड के आधार पर उसे छोड़ दिया जाता है, जैसे संजय दत्त को छोड़ा गया है। संवैधानिक विकास संविधान कई वर्षों के सतत विकास का परिणाम होता है। संविधान का अर्थ होता है सभी के लिए बराबर कानून। भारतीय संविधान का विकास सन 1612 ईस्वी से प्रारंभ हो गया। इंग्लैंड भारत में कार्य कर रही ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए जो कानून बनाती थी उसी का संग्रह भारतीय संविधान में दिखता है। चार्टर एक्ट और राज्य एक्ट वह कानून जो ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित एवं विनियमित करने के लिए बनाया गया हो उसे चार्टर एक्ट कहते हैं। जैसे 1773 का चार्टर एक्ट, 1784, 1786, 1813, 1833, 1853। भारतीय शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
भारत का वह कानून जो भारत में ही बनाया जाता था उसे भारत शासन अधिनियम कहलाता था। वह क्या कहलाता था? भारत शासन अधिनियम कहलाता था। जैसे 1858 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश एंजिला एम्परा थे। अन्य 3 जज चेस्टर, लिनेस तथा हाइडे थे। अन्य 3 जज कौन कौन थे? चेस्टर, लिनेस तथा हाइडे थे। बम्बई तथा मद्रास को कलकत्ता के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके द्वारा कंपनी के भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास किया गया। भारत में द्वैत शासन ला दिया गया, जिसके तहत कंपनियों के कार्यों को 2 भागों में बांट दिया गया। पहला था निदेशक मंडल, डायरेक्टर। यह भारत में रहते थे और व्यापारिक कार्यों को देखते थे। यह कहाँ रहते थे? भारत में रहते थे और व्यापारिक कार्यों को देखते थे। दूसरा था नियंत्रक मंडल। दूसरा क्या था? नियंत्रक मंडल, कंट्रोलर। यह इंग्लैंड में रहते थे और राजनीतिक तथा सैन्य कार्यों को देखते थे। अब है 1786 का चार्टर एक्ट। इसके द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट की कमियों को दूर किया गया। भारत के गवर्नर को वीटो पावर तथा सैन्य शक्तियाँ दी गई। भारत के गवर्नर को वीटो पावर और सैन्य शक्तियाँ किसमें दी गई थी? 1786 के चार्टर एक्ट में। अब है 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किया गया। ईसाई धर्म के प्रचार को अनुमति कर दिया गया। कंपनी के एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त किया गया, किंतु भारतीय चाय तथा चीन देश से व्यापार एकाधिकार बना रहा। 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इसमें विधि सदस्यों को जोड़ा गया। भारत को प्रशासनिक रूप से एकीकृत किया गया और बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाने की घोषणा की गई। भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाने की घोषणा किसमें की गई थी? 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम में। 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम यह अंतिम चार्टर था। यह क्या था? अंतिम चार्टर था। इसमें एक अलग से विधि परिषद का गठन किया गया था। कंपनी के कर्मचारियों को खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 1858 का भारतीय शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम, इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वैध शासन, निदेशक तथा नियंत्रण मंडल को समाप्त किया गया। क्या क्या समाप्त किया गया? द्वैध शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी, निदेशक और नियंत्रक मंडल को समाप्त किया गया। भारत का शासन ब्रिटेन के राजा को सौंप दिया गया। राजा के प्रतिनिधि के रूप में वायसराय की नियुक्ति की गई। वायसराय पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य सचिव की नियुक्ति की गई, जो ब्रिटेन का मंत्री होता था। राज्य परिषद की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया। इंग्लैंड की महारानी को 28 अप्रैल 1876 को भारत की शासिका घोषित कर दिया गया। 1861 का अधिनियम। अब है 1861 का अधिनियम। इसके द्वारा विभागीय प्रणाली अर्थात मंत्रिमंडल का गठन किया गया तथा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। इस अधिनियम द्वारा आईपीसी इंडियन पीनल कोड की धाराओं को बनाया गया। सत्ता का विकेंद्रीकरण शुरू हुआ और विधायी शक्ति मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को वापस दे दी गई। अब है 1892 का भारतीय शासन अधिनियम। 1892 का भारत शासन अधिनियम, इसके द्वारा बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया तथा निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों की संख्या 10 से 16 निश्चित की गई। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत इस अधिनियम से हुआ था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1892 का भारत शासन अधिनियम से शुरू हुआ था। 1909 का अधिनियम, इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। इसे फूट डालो और शासन करो के लिए मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया। पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी में परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। अब है 1919 का भारत शासन अधिनियम।
इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। इसके द्वारा ईसाई तथा बौद्ध को पृथक क्षेत्र दिया गया, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया, राज्यों में द्वैत शासन लागू किया गया और दो विषय बना दिया गया। आरक्षित विषय वायसराय के पास थे। आरक्षित विषय किसके पास थे? वायसराय के पास थे। हस्तांतरित विषय भारतीयों को सौंप दिया गया। केंद्र में 2 सदन की विधायिका केंद्रीय विधानसभा एवं राज्य परिषद का गठन किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935, इसके द्वारा राज्यों को स्वायत्तता दिया गया। राज्य का द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लाया गया। एक मजबूत संघ का निर्माण किया गया। राज्यों में भी 2 सदन की विधायिका का गठन का प्रावधान किया गया। राज्यों में भी 2 सदन की विधायिका का गठन का प्रावधान किया गया। दिल्ली में संघीय न्यायालय 1937 की स्थापना की गई और बर्मा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। प्रांतीय चुनाव 1935 में कराया गया। प्रांतीय चुनाव कब कराया गया था? 1935 में कराया गया। संविधान का 80% से अधिक भाग इसी से लिया गया है, अतः इसे संविधान का ब्लूप्रिंट तथा कार्बन कॉपी कहते हैं। कैबिनेट मिशन मार्च 1946। कैबिनेट मिशन कब आया था? मार्च 1946। इसे ब्रिटेन के पीएम क्लीमेंट एटली ने भेजा था। इसमें 3 सदस्य थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर, लॉरेंस। ट्रिक क्या है? के से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर, एल से लॉरेंस। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता लॉरेंस के हाथ में थी। इस मिशन के आधार पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया। यह सरकार 1946 से 51 तक शासन की। इसमें उपाध्यक्ष या प्रधानमंत्री के पद पर जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे। रेल मंत्री अरुणा आसफ अली थे। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। उद्योग मंत्री जॉन मथाई थे। कैबिनेट मिशन के आधार पर ही संविधान सभा का गठन किया गया। इसके सदस्यों के चुनाव के लिए 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष का निर्वाचन किया गया। अखंड भारत में 389 सदस्यों का निर्वाचन हुआ, जिसमें 15 महिलाएं थीं। अखंड भारत में कितने सदस्यों का निर्वाचन हुआ था? 389 सदस्यों का निर्वाचन हुआ और जिसमें 15 महिलाएं थीं। स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान अलग हो गया, जिस कारण वहां के प्रतिनिधि अलग हो गए और पुनर्गठित संविधान में केवल 299 सदस्य ही निर्धारित किया गया। संविधान पारित होते समय 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, जिसमें 8 महिला सदस्य थी। अंबेडकर जी का चुनाव बंगाल से हुआ। कहाँ से होता? बंगाल से हुआ, किंतु बंगाल अलग होने के कारण पुनः उनका निर्वाचन महाराष्ट्र से हुआ। संविधान सभा में निर्णय सहमति के आधार पर ली जाती थी। संविधान सभा के विभिन्न कार्यों को रोकने के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई थी। पहला था संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय समिति इसके भी जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय सरदार पटेल नहीं हुआ। प्रांतीय समिति के भी जवाहरलाल नेहरू होंगे। उसके बाद है मूल अधिकार और अल्पसंख्यक। यहाँ पे एक और होगा अल्पसंख्यक अधिकार, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति। इसके कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी। झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी तथा राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। पहला कौन था? भीमराव अंबेडकर। दूसरा एन.जी. अयंगर। तीसरा कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, बी.एल. मित्रा, सैयद मोहम्मद सादुतुल्लाह, डी.पी. खेतान। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस दिन अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। बी.एन. राव को सलाहकार चुना गया था। सलाहकार चुना गया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव समिति का गठन किया। 26
26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। इसी दिन संविधान को अलंकृत आत्मअर्पित अधिनियम कर लिया गया। इस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है, किंतु संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया, क्योंकि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस 1930 से मनाते आ रहे थे। 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई थी। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान लागू किए जाने के बाद संविधान सभा को अंतरिम संसद के रूप में बदल दिया गया। संविधान लागू किए जाने के बाद संविधान को अंतरिम संसद के रूप में बदल दिया गया। संविधान के विदेशी स्रोत, संविधान में क्या क्या विदेश से लिया गया है उसका स्रोत, कनाडा से क्या लिया गया है, संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट सूची, राज्यपाल, जीएसटी। संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट सूची, राज्यपाल, जीएसटी कहाँ से लिया गया, कनाडा से। यूएसए से क्या लिया गया, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्लोकन, महाभियोग, वित्तीय आपात की प्रस्तावना, वित्तीय, ये सब यूएसए के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, मनोनीत सदस्य, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। नोट, नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लाया है और स्पेन ने इसे स्वयं बनाया था। जर्मनी, आपात, यहाँ से क्या लाया गया है, आपातकाल लाया गया है। और बीमर, जर्मनी के संविधान को बीमर संविधान कहा जाता है। फ्रांस के संविधान से गणराज्य, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का सिद्धांत लिया गया है, फ्रांस के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता, औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति, संसद की सर्वोच्चता, संसदीय प्रणाली, मंत्रिमंडल, सामूहिक उत्तरदायित्व, पीएम कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की पद्धति दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। 8वां है रूस, सोवियत संघ, मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श, नवा है जापान, कानून की निर्धारित प्रक्रिया, जापान से क्या लिया गया है, कानून की निर्धारित प्रक्रिया लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, संयुक्त अधिवेशन, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब स्मरणीय तथ्य में राज्य व्यवस्था से जुड़ी प्राथमिक एवं अमूर्त अवधारणा, राज्य का संबंध किसी समाज की राजनीति संरचना से है। भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता राज्य के 4 अनिवार्य तत्व हैं। राज्य के 4 अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। सरकार राज्य की मूर्त एवं व्यापारिक व्यक्ति है, अभिव्यक्ति है। सरकार राज्य की मूर्त एवं व्यावहारिक के अभिव्यक्ति है। संप्रभुता राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। क्या है, संप्रभुता राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। राष्ट्र विरोधी ताकतों से निपटने, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने, समाज के वंचित वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ने, विभिन्न हित समूहों के मध्य आपसी सामंजस्य स्थापित करने आदि के कारण भारत को राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता है। राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता है। भारत शासन प्रणाली सामान्यतः संघात्मक है। क्या है, संघात्मक है, जो संकट के समय एकात्मक रूप धारण कर लेती है। भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, जिसमें राज्याध्यक्ष, राष्ट्रपति ब्रिटेन के सम्राट की तरह नाममात्र का प्रधान है। भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि यहाँ जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। निजीकरण और उदारीकरण की नीतियाँ भारतीय लोकतंत्र को समाजवादी लोकतंत्र के मुकाबले उदारवादी लोकतंत्र के ज़्यादा नज़दीक बनाती है। क्षेत्रीय, भाषाई, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि विविधताओं को देखते हुए भारतीय संविधान निर्माताओं ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाया था। किसको अपनाया था, बहुदलीय प्रणाली को अपनाया था। भारतीय बहुदलीय प्रणाली वर्तमान समय में द्विगठबंधात्मक के व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, न कि द्विदलीय व्यवस्था की ओर। स्विट्जरलैंड की राजनीतिक प्रणाली में पहल, इनिशिएटिव, जनमत संग्रह या परिप्रेक्ष्य, रेफरेंडम की विशेषता प्रत्यक्ष लोकतंत्र के तत्व हैं। परिसंघात्मक प्रणाली को अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन कहा जाता है। संघात्मक
संघात्मक व्यवस्था को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। हीगल ने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार माना है। हीगल ने राज्य को पृथ्वी पर क्या माना है? ईश्वर का अवतार माना है। एकात्मक व्यवस्था को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। अध्यक्षीय या शासन की राष्ट्रपति प्रणाली में स्थायित्व, त्वरित निर्णय की क्षमता, विशेषज्ञों की भूमिका जैसे गुण होते हैं। संसदीय या प्रधानमंत्री प्रणाली में उत्तरदायित्व का निर्धारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व होता है। संसदीय या प्रधानमंत्रीय प्रणाली में उत्तरदायित्व का निर्धारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व होता है, क्योंकि सरकार को संसद में अपने कार्यों का औचित्य बताना पड़ता है और ये सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं। संविधानवादी शासन को विधि का शासन कहा जाता है। संविधानवादी शासन को विधि का शासन कहा जाता है। विधायिका में से कार्यपालिका नियुक्त होने के कारण संसदीय प्रणाली में शक्तियों का पृथक्करण एवं नियंत्रण और संतुलन उतना सुदृढ़ नहीं होता है जितना कि अध्यक्षीय प्रणाली में। अब है मंत्री परिषद के सदस्य विधायिका। मंत्री परिषद के सदस्य विधायिका व कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। संसदीय प्रणाली में एक ही व्यक्ति के पास सभी शक्तियों के बजाय शक्ति मंत्री परिषद के पास होती है, जिससे अधिनायकवाद की प्रवृत्ति कम हो जाती है। जिससे किसकी प्रवृत्ति कम हो जाती है? अधिनायकवाद की प्रवृत्ति कम हो जाती है। पाकिस्तान में द्विदलीय पद्धति प्रचलित है। पाकिस्तान में द्विदलीय पद्धति प्रचलित है। संसदीय शासन में प्रधानमंत्री संसद को सर्वाधिक मुखिया के साथ विचार विमर्श करके विश्वास मत रहते भी भंग करवाने का अधिकार रखता है। लिखित संविधान का प्रारंभ सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था थी। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के एम मुंशी थे। विभाजन के पश्चात संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 के बजाय 299 रह गई। साम्यवादी दल का कोई भी सदस्य संविधान सभा के लिए निर्वाचित नहीं हुआ था। समाजवादी दल ने प्रतिनिधित्व अस्वीकार कर दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। संविधान का प्रारूप सर BN राव ने तैयार किया था। वर्तमान में इसमें 395 अनुच्छेद, उप अनुच्छेदों सहित कुल 465 और 22 से मुख्य भाग, उपभाग सहित कुल 25 संख्या और 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा क्या है? समवर्ती सूची का विषय है तथा भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। 1919 के तहत गठित राज्य परिषद के पहले अध्यक्ष अलेक्जेंडर मूडी मैन थे। कौन था अध्यक्ष इसका? अलेक्जेंडर मूडी मैन थे। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में 24 से आरे होते हैं। संविधान के भाग 9 में पंचायतें व भाग 9 का ए और 9 का क में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। संविधान का भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। भाग 17 किससे संबंधित है? राजभाषा से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में गाया गया था। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तीसरी अनुसूची में शपथों और प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। मूल भारतीय संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित है। मूल भारतीय संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखित है। भारतीय संविधान में संसदीय प्रभुत्व और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय किया गया है। 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई नवी अनुसूची का न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। राष्ट्रीय गीत आनंद मठ से लिया गया है। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। संविधान सभा 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे को राष्ट्रध्वज के रूप में मान्यता प्राप्त की।
संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता प्रदान की। प्रस्तावना भारतीय संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान करती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग और संशोधनीय माना था।